वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को मैं। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन, इसी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन को कवर किया है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर नहीं किए हैं वो सारा चीज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है और याद रखने का भी प्रयास करना है। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होगा उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जनसंख्या संगठन किसको बोलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या को विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, यानी जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। लिंग के आधार पर बांटते हैं, साक्षरता के आधार पर बांटते हैं, निवास के आधार पर बांटते हैं। यानी जनसंख्या को किसी भी बेस पर बांटकर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या संगठन कहलाता है, जिससे उसकी विशेषता का पता चलता है। अब यहाँ देखिए आयु संरचना के आधार पर अगर हम लोग जनसंख्या को बांटेंगे तो वहाँ क्या बनेगा, आयु संरचना के आधार पर 0 से 14 वर्ष के मतलब बच्चे आएंगे, इसके अंतर्गत बच्चे आएंगे। ठीक है, 15 से 59 के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या आएंगे, 60 से प्लस वृद्ध जनसंख्या आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जनसंख्या की विशेषता का पता चलता है, कौन जनसंख्या कार्यशील है, कौन बच्चे हैं, कौन वृद्ध है। अब देखिए लिंग संरचना के आधार पर हम लोग जनसंख्या को बांटते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, स्त्री जनसंख्या और पुरुष जनसंख्या। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ स्त्री जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, पुरुष जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। स्त्री जनसंख्या प्रवास कम करती है और पुरुष जनसंख्या प्रवास ज़्यादा करते हैं, तो ये उनकी विशेषता है। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बांट करके हम लोग उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। साक्षरता के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, कौन लोग पढ़े लिखे हैं, कौन लोग नहीं है। लेकिन जनसंख्या घनत्व से किस चीज़ का पता चलता है, जनसंख्या घनत्व से सिर्फ जनसंख्या की डेंसिटी, यानी ये चीज़ का पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र में जनसंख्या कम है, कौन सा क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ कौन 1 वर्ग किलोमीटर पर कितने जनसंख्या निवास करती है। सिर्फ इसी चीज़ का पता चलता है और इससे जनसंख्या की विशेषता का कोई पता नहीं चलता है। जनसंख्या की विशेषता इससे आप मालूम नहीं कर सकते हैं जनसंख्या घनत्व से। ठीक है, तो ये जनसंख्या संगठन का अंग नहीं होगा, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। टोटल जनसंख्या बटे क्या करेंगे, टोटल जनसंख्या को भाग दे देंगे टोटल एरिया से, क्षेत्रफल से जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, किस क्षेत्र में। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का अगर प्रतिशत सबसे ज़्यादा अगर कम है तो वह उत्तरी अमेरिका में है। ऐसा क्यों कि उत्तरी अमेरिका में जो है नगर का विकास हो चुका है, नगर में ज़्यादा कारखाने लग चुके हैं, नगर का विकास अच्छी तरह से हुआ है। पुरुष जो है वहाँ ज़्यादा मतलब काम करते हैं, रोजगार की तलाश में मतलब ज़्यादा वहाँ जाते हैं और अच्छे आय की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इस क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे कम है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, काफ़ी आसान और सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है। कौन सा क्षेत्र में, यानी 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षर जो है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। साक्षर का मतलब तो हम लोग जानते हैं, यानी वैसे व्यक्ति जो अपने नाम को पढ़ने के साथ लिखने भी जानता हो तो इसको क्या बोलते हैं, साक्षर व्यक्ति बोलते हैं। भारत में अलग अलग देश की मानदंड अलग अलग है, अलग अलग देश में अलग अलग माना जाता है। जैसे कि भारत में क्या माना जाता है, भारत में किसको साक्षर माना जाएगा, जो व्यक्ति अपने नाम को पढ़ने के साथ लिखने भी जानता हो, भारत में उसको साक्षर माना जाएगा। लेकिन अलग अलग देशों का कंडीशन अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो पूर्वी यूरोप का और उनके जो स्वतंत्र देश हैं, राष्ट्रकुल जिसको बोलते हैं, इन देशों में क्या है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वाले साक्षरों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। कौन सा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल, यानी वेस्ट ये जो है पूर्वी यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्री जो है वह 15 वर्ष से अधिक आयु के जो साक्षर हैं उनकी प्रतिशत ज़्यादा है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ जो सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ये देखिए भंडारण जो एक ऐसा चीज़ है, इसमें स्टोर किया जाता है। किसी भी सामान को प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त करके उसको स्टोर किया जाता है, तो ये प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में नहीं आएगा। ठीक है, प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में मत्स्य पालन हो गया, आखेटन हो गया, उत्पन्न हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया। कृषि क्षेत्र में जो भी कार्य आएंगे वो प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन भंडारण प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी जो सेक्स रेशियो जो लिंग अनुपात है उसको, उसका जो रेट है उसको लो कर दिया, नीचे कर दिया। तो यहाँ आप जानते हैं कि यूएई के पास अच्छा पैसा है, वो अच्छा डेवलपमेंट कर चुका है। भारत से भी अरब में मतलब संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं कमाने के लिए, दुबई जाते हैं, अरब जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष चले गया है अपना काम की तलाश में, अपना रोजगार की तलाश में। तो वहाँ क्या हो गया, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी पूरा दुनिया से पूरा वर्ल्ड से ज़्यादा पुरुष जनसंख्या कार्य की तलाश में, रोजगार की तलाश में वहाँ यूएई में चल गए हैं। वहाँ जाकर के रोजगार करते हैं, अपना काम करते हैं, जिसके कारण संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का लिंग अनुपात निम्न हो गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पैसा है ये लोग के पास, इसलिए ऐसा भी होता है क्योंकि जो लोगों को ज़्यादा रोजगार भी मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत में लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। भारत में जो सेक्स रेशियो है उसको आप कैसे मापेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ जो भारत में लिंग अनुपात जो मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है, इस प्रकार, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहा जाता है, स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, भारत में लिंग अनुपात कहते हैं। लेकिन भारत में कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड होता है पता है ना आपको, पर यहाँ अगर जनसंख्या यानी लिंग अनुपात अगर निकालेंगे तो वह कैसे निकाला जाता है, स्त्रियों की संख्या को ऊपर में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए स्त्रियों की संख्या को ऊपर में रखेंगे, बटा कर देंगे पुरुषों की जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद 1000 से गुना कर देंगे, यानी 1000 से गुना कर देंगे, तभी आपका क्या निकल जाएगा, लिंग अनुपात निकल जाएगा। यहाँ प्रति का मतलब होता है बटे, यानी प्रति किससे हुआ, प्रति का मतलब ये प्रति 100 प्रति 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100, प्रति 100 का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा, प्लीज़ यहाँ देखिए समझना है, अगर समझ गए तो पूरा जिंदगी भर याद रहेगा। हम लोग जानते हैं कि लिंग अनुपात भारत में निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेक्स रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेक्स रेशियो बराबर होता है स्त्री की जनसंख्या बटे पुरुष की जनसंख्या, बटे क्या करते हैं, पुरुष की जनसंख्या गुना 1000 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रति 100 अगर बोला जाए तो आप क्या करेंगे, प्रति 100 अगर बोला जाए तो आप क्या करेंगे, तो मतलब ऐसे करके प्रति 100 लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, मतलब बटे के बाद नीचे 100 आया तो उसको प्रति 100 बोलेंगे। अब यहाँ बटे के बाद पुरुष आया तो बटे के बाद यानी बटे के नीचे पुरुष आया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रति पुरुष बोलेंगे ना। तो प्रति 1000 कितना, 1000, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यहाँ पुरुषों पर नहीं, अब नीचे पुरुष उसके ऊपर स्त्री रखा हुआ। ठीक है, तो पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या यानी पुरुष के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या बोलेंगे, भारत में लिंग अनुपात बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां हैं। वर्ल्ड की अगर बात की जाए, दुनिया में अगर देखा जाए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या जो है 990 है। अभी कितना है, 990। अगर 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष है तो वहाँ कितना महिला है, 990 महिला है, 10 महिला कम है, इनको भी बराबर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। ठीक है, कहाँ, लेटविया में। लेटविया में सबसे ज्यादा मतलब सेक्स रेशियो है, उच्चतम लिंग अनुपात अगर दर्ज किया गया है वो कहाँ, लेटविया में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न है। निम्न अनुपात सामान्यतः निम्न कहाँ है, मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था कि निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र, याद है आपको, निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र, उसमें भारत भी आते हैं, चाइना भी आते हैं, उनके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कंट्री आते हैं। ठीक है, तो भारत में यानी एशिया में निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं, ये कंट्री आते हैं। तो एशिया में है ना ये सब, तो एशिया में हो जाएगा। तो सामान्यतः लिंग अनुपात निम्न कहाँ है, एशिया में है, एशिया में। ठीक है, एशिया महादेश में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 12th में क्या पूछा गया कि इनमें से किन देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। वैसे भारत की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा, कनाडा। अब यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष कम ज़्यादा रह रहे हैं और स्त्रियाँ कम रह रही है, लेकिन भारत में उल्टा है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियाँ ज़्यादा रहती है और पुरुष जो है रोजगार की तलाश में वो नगर की ओर, शहर की ओर चल जाते हैं। लेकिन कनाडा में ये कंडीशन उल्टा है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है। 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कैनबरा, लंदन या फिर मक्का या फिर ओसाका। ठीक है, यहाँ सांस्कृतिक नगर की बात की जाती है। वैसा नगर जिसका विकास संस्कृति की दृष्टि से हुई है, संस्कृति के कारण हुई है, संस्कृति का प्रभाव पड़ने के कारण हुई है, उसको क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक नगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक नगर बोलेंगे। उसी प्रकार औद्योगिक नगर भी होता है। ठीक है, यानी नियोजित भी नगर होता है। नियोजित नगर जो कैनबरा है, यहाँ जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका मक्का। यहाँ अगर मक्का हो जाएगा, मक्का के जगह आपको अजमेर भी दे सकता है। ठीक है, अजमेर का जो विकास हुआ है, अजमेर सुने हैं नाम। ठीक है, तो अजमेर का विकास हुआ है संस्कृति की दृष्टि से, क्योंकि अजमेर में संस्कृति का प्रभाव पड़ा। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है जिसके कारण अजमेर का विकास हुआ है, तो वह किसके कैटेगरी में आएंगे? सांस्कृतिक नगर में आएंगे। ठीक है, यहाँ तो मक्का, अजमेर की जगह आपको मक्का दिया है जो सऊदी अरब में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। 2018 और 20 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक अगर लिंग अनुपात है, वह कौन सा देश का है? लेटविया का, यूएई का, या फिर फ्रांस का, या फिर जापान का। जापान में शायद अभी हाल ही में न्यूज़ सुने थे कि जापान में जो सेक्स रेशियो जो काफ़ी घट रहा है। ठीक है, यानी पॉपुलेशन जो है काफ़ी घट रही है, और पॉपुलेशन घटने के कारण वहाँ की सरकार यानी गवर्नमेंट जो है काफ़ी चिंतित है। ठीक है, यहाँ आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न लिंग अनुपात जो है, सॉरी, निम्न देशों में किसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, उच्चतम है या फिर सर्वाधिक है, तो वो लेटविया की है। किसकी? लेटविया की, यानी लेटविया की है। और यूएई की, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जो है, वहाँ का लिंग अनुपात में एक तरह से डिसबैलेंस ला दिया है, यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या का प्रवास होने के कारण। ठीक है, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। 2020 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कार्यशील जनसंख्या किसको बोलते हैं? जो कार्य कर करके, यानी कार्य करता है, काम करता है, कार्य करके अपना आय का अर्जन करता है, अपना जिंदगी खुद गुजर बसर करता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, उसको बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, यानी जनसंख्या कार्यशील आयु के वर्ग के अंतर्गत आती है। तो 15 से 59, अब देखिए 15 से पहले तो वो बच्चे हो जाएंगे ना, वो कार्य नहीं कर पाएंगे। 15 से 59 के बीच जो भी जनसंख्या आएंगे वो कार्यशील आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। कार्यशील आयु जनसंख्या मतलब कार्यशील जनसंख्या उसको कहे जाते हैं। हाँ, फिर 60 प्लस हो जाएगा तो वो फिर वृद्ध हो जाएगा, मतलब वो बूढ़े लोग हो जाएंगे, वो उनकी शक्ति और नहीं रहेगी, कोई मतलब एनर्जी नहीं रहेगा, वो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का आश्रित जनसंख्या बन जाएगा, और बच्चे भी एक प्रकार का आश्रित जनसंख्या, मतलब दूसरे पर डिपेंड रहने वाला जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है उसको क्या कहते हैं। 183 दिन से अगर कम कार्य करे उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? ये सीमांत श्रमिक बोलेंगे ना, सीमांत यानी मार्जिनल लेबर बोलते हैं उसको। अगर उससे ज़्यादा करे तो उसको शायद हाँ उनको मुख्य श्रमिक बोला जाता है। तो यहाँ यानी 183 दिन अगर कोई कार्य करता है तो उसको मुख्य श्रमिक, उससे अगर कम करता है उसको सीमांत श्रमिक बोले जाते हैं। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक का मापन है। मानव विकास सूचकांक का मापन है, तो ये क्या है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचडीआई का जो रिपोर्ट होता है उसका रेंज है, उसका जो वैल्यू निकलता है तो 0 से 1 के बीच निकलता है। कितना? 0 से 1 के बीच निकलता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जनसंख्या संगठन से जितने सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया है। अब आपसे लास्ट में विनती की जाती है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके प्लीज़ शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोग जानते हैं कि अच्छी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो भी पढ़ाया गया सब चीज़ को याद रखने का प्रयास करेंगे। वीडियो देख के छोड़ देंगे तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ये जहाँ आपका नॉलेज था फिर वही लेवल पर जाके पहुंच जाएगा, तो वीडियो देखना एक तरह से बेकार हो जाएगा। इसलिए आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।